क्या आपने कभी सोचा है कि वोदका अन्य पेय पदार्थों की तुलना में इतनी स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वोदका में इथेनॉल की सांद्रता को बढ़ाने के लिए एक बार या एक से अधिक बार आसवन यानी डिस्टिलेशन नामक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि आसवन कैसे काम करता है। आप इसे अपनी कार्बनिक रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ बनाए गए सेटअप पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हरे रंग में ये यहाँ आसवन फ्लास्क है, डिस्टिलिंग फ्लास्क है। ये वो जगह है जहाँ हम उन यौगिकों को या उस मिश्रण को डालते हैं जिसे हम अलग करना चाहते हैं। आगे नारंगी रंग में ये तेल कुंड यानी ऑयल बाथ है। हम तेल कुंड का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि गर्म करने पर तेल वाष्पित नहीं होगा और यह इस प्रक्रिया के दौरान एक नियत तापमान बनाए रखने के लिए अच्छा तरीका है। यहाँ ऊपर लाल रंग में थर्मामीटर है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे यौगिक किस तापमान पर उबल रहे हैं। और पीले रंग में संघनित्र यानी कंडेंसर है। संघनित्र के साथ पानी को अंदर और फिर बाहर साइकिल करना पड़ता है। ये संघनित्र को ठंडा रखता है और इसे ठंडा रखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आसवन में वाष्पीकरण वेपोराइजेशन और संघनन कंडेंसेशन की एक पूरी चेन होती है। तो शुरू में होता यह है कि फ्लास्क में जो द्रव है जैसे जैसे वह गर्म होता है वह गैस में बदल जाता है। फिर क्योंकि संघनित्र बहुत ठंडा है यह गैस वापस द्रव में संघनित होकर अंततः यहाँ गुलाबी ग्राही फ्लास्क में रिसीविंग फ्लास्क में गिरती है। इसे भी ठंडा रखने की ज़रूरत होती है। तो जो हमने यहाँ नीले रंग में दिखाया है ये बर्फ कुंड या आइस बाथ है। हम चाहते हैं कि सेटअप का ये पूरा दाहिना हिस्सा ठंडा रहे ताकि द्रव आसानी से अपने शुद्ध रूप में वापस संघनित हो सके। एक और छोटी सी चीज़ है जिसे हमने अभी तक लेबल नहीं किया है और वो ये है। ये एक निर्वात अडाप्टर वैक्यूम अडाप्टर है। अब आप पूछ सकते हैं कि आसवन में वैक्यूम की निर्वात की क्या ज़रूरत होती है? क्या गैस में बदलने के लिए इसे बस बहुत तेज़ गर्म करना काफ़ी नहीं है? तो वास्तव में ये काफ़ी नहीं है क्योंकि कभी कभी आपके पास ऐसे यौगिक होते हैं जिनका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत उच्च होता है। अगर क्वथनांक इतना ऊंचा हो तो आसवन करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का दाब कम करने से पदार्थों को वाष्पित करना आसान हो जाता है क्योंकि कम दाब पर द्रव पर वापस नीचे धकेलने वाला बल कम हो जाता है जिससे इसका गैसीय अवस्था में ऊपर की ओर वाष्पित हो जाना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब दो घटकों का मिश्रण लेते हैं। पहली चीज़ हमारे पास हेक्सेन है और हम यहाँ इसे फ्लास्क में दिखाएंगे। दूसरी चीज़ टोल्यूइन है। यह काफ़ी संयुग्मित एरोमेटिक रिंग है यानी कॉन्जुगेटेड एरोमेटिक रिंग है जिसके कारण इसका क्वथनांक ऊंचा होता है और हम इसे भी यहाँ फ्लास्क में दिखाएंगे। अब आसवन के दौरान क्या हो रहा है हम इसे कैसे नोट करते हैं? तो आमतौर पर हम इसे एक ग्राफ के रूप में प्लॉट करते हैं। हम तापमान बनाम समय टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं जिसमें y अक्ष पर तापमान है और x अक्ष पर समय है। और सबसे पहले क्या होता है, शुरू में हम बस सिस्टम को गर्म कर रहे हैं तो तापमान धीरे धीरे लेकिन एक निश्चित रूप से बढ़ रहा है। जब हम हेक्सेन के क्वथनांक यानी लगभग 68 डिग्री के करीब पहुंचते हैं तो हम एक प्लेट्यू देखते हैं, एक ठहराव देखते हैं। अब हमें ये ठहराव क्यों दिखता है? चलिए जल्दी से दोहराते हैं कि अवस्था परिवर्तन के फेज चेंज के दौरान क्या होता है। तापमान स्थिर रहता है। आप यहाँ देखेंगे कि जैसे हेक्सेन द्रव से गैस में बदल रहा है ये यहाँ ऊपर वाष्पित होता जाता है। आप इस तापमान को थर्मामीटर में दर्ज होते हुए देखेंगे और फिर यह वापस द्रव अवस्था में संघनित हो जाएगा क्योंकि यह हिस्सा बहुत ठंडा है और यहाँ हम हेक्सेन की इन बूंदों को इकट्ठा कर लेंगे। जब पूरा हेक्सेन अलग हो जाएगा तब क्या होगा? आप देखेंगे कि तापमान फिर से बढ़ने लगा है। इस समय अपना ग्राही फ्लास्क अपना रिसीविंग फ्लास्क बदलना मत भूलिएगा। अब मान लीजिए हमने जादुई तरीके से यहाँ पर एक नया फ्लास्क लगा दिया है शुद्ध टोल्यूइन इकट्ठा करने के लिए। अब देखिए तापमान 110 डिग्री पर पहुंच गया है और फिर से रुक गया है। क्यों? क्योंकि अब टोल्यूइन गैस बन रहा है, फिर ठंडा होकर इस नए फ्लास्क में टपक रहा है। तो अंत में हमारे पास दो फ्लास्क हैं, एक में टोल्यूइन है और एक में हेक्सेन है और ये हो गया हमारा आसवन। अच्छा, अब अगर दो की जगह तीन चीज़ें मिली होती तो क्या होता? तो तरीका बिल्कुल वही रहता, बस फ़र्क इतना होता कि ग्राफ में आपको दो की जगह ज़्यादा प्लेट्यू दिखाई देते। जैसे यहाँ देखिए, पहला यौगिक जो हमारे पास है ये एसीटोन है, ये ऐसा दिखता है। अगला साइक्लोहेक्सेन है जिसका क्वथनांक थोड़ा अधिक होता है और अंत में हमारे पास एसिटिक एसिड है। इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध होते हैं। इसके अणु आपस में कस के चिपके रहते हैं इसलिए उन्हें गैस बनाना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो अब ग्राफ को देखते हैं। शुरू में फ्लास्क गर्म हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। जैसे ही ये 56 डिग्री पे पहुंचा, एसीटोन उबलने लगा, फिर हमें ये प्लेट्यू मिला। इस समय एसीटोन वाष्पित हो रहा है और संघनित हो रहा है। फिर तापमान और बढ़ा 81 डिग्रीज तक, फिर एक प्लेट्यू मिलता है, ये साइक्लोहेक्सेन है। और आखिर में ये एक बार फिर से बढ़ेगा और हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा। चलिए अब अपना अंतिम उदाहरण लेते हैं और इस सवाल का जवाब देते हैं कि वोदका इतनी स्ट्रांग क्यों होती है। तो स्ट्रांग ड्रिंक्स बनाने के लिए उन्हें इस तरह के आसवन की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इथेनॉल और पानी, उनके क्वथनांक एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है। उनमें केवल 22 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। क्या आपको लगता है कि इससे आसवन की प्रक्रिया पर कोई असर पड़ेगा? तो खैर, आदर्श रूप से हम तापमान बनाम समय की ग्राफ में वही देखना चाहेंगे जो हमने पहले देखा है। हम उम्मीद करेंगे कि तापमान बढ़े, उसके बाद 78 डिग्रीज पर एक प्लेट्यू मिले, उसके बाद तापमान फिर से बढ़े और अंत में 100 डिग्री पर एक और प्लेट्यू मिले। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसके बजाय हमें जो मिलता है वह कुछ इस बैंगनी ग्राफ जैसा दिखता है। हमें शुरुआत में ये बढ़ोतरी, ये वृद्धि मिल सकती है, लेकिन यहाँ प्लेट्यू की जगह ये ढलान है, ये स्लोप है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम क्यों है? तो पहले हम शुद्ध एथेनॉल और शुद्ध पानी को अलग कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ इस ढलान का मतलब है कि एथेनॉल और पानी अलग नहीं हुए हैं, वे यहाँ मिक्स हो रहे हैं। तो इन दो बिंदुओं के बीच हम जो कुछ भी देखते हैं वह वास्तव में शुद्ध एथेनॉल या शुद्ध पानी नहीं है, वह इन दोनों का मिश्रण है। और अगर हमें अभी भी मिश्रण मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी एल्कोहल अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है। अब इसको ठीक कैसे करें? तो एक चीज़ ये हो सकती है कि हम इसका दोबारा आसवन करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो अगली बार हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ये नारंगी लाइन। ये थोड़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। और अगर हम इसे बार बार डिस्टिल करते रहें तो शायद अंत में हमें वो प्योरिटी, वो शुद्धता मिल जाए जो हमें चाहिए। लेकिन एक साधारण आसवन को बार बार करना, इसमें बहुत समय बर्बाद होगा। तो क्या इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है? हाँ है। एक ऐसा तरीका है जिससे हम एक ही बार में कई बार आसवन कर सकते हैं। इसे कहते हैं प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस चित्र को देखिए। फर्क इतना है कि यहाँ एक प्रभाजी स्तंभ, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा है। इसे हम मनकों से, बीज से, या अभी चलिए मजे के लिए सितारों से भर देते हैं। शर्त यह है कि ये कॉलम पूरा भरा होना चाहिए। और इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास फिर से वो दो यौगिक होते, मान लीजिए कि यहाँ बैंगनी रंग उन दो यौगिकों को दर्शा रहा है, तो साधारण तरीके से सीधे ऊपर जाने के बजाय यहाँ क्या होता है? यहाँ वाष्प ऊपर जाएगी और शायद इन सितारों में से किसी एक पर ठंडी होकर के जम जाएगी और वहाँ से यह फिर से गर्म होकर वाष्पित होगी और अगले सितारे पर जाकर जम जाएगी। तो जैसे जैसे यह वाष्प ऊपर पैकिंग मटेरियल से गुजरती है, यह इतनी बार वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया से गुजरती है मानो हमने इसे सैकड़ों बार डिस्टिल कर दिया हो। और जब यह अंततः ग्राही फ्लास्क तक पहुंचती है तो यह उससे कहीं अधिक शुद्ध होती है, जो हमें सिर्फ एक साधारण आसवन से मिलती। तो चलिए, आज हमने जो बात करी उसका सारांश देख लेते हैं। हमने बात की कि हम एक साधारण आसवन, सिंपल डिस्टिलेशन कैसे सेटअप करेंगे, और यह उन यौगिकों को अलग करने के लिए बढ़िया है जिनके क्वथनांक में काफ़ी बड़ा अंतर होता है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस से बड़ा अंतर। और जिन यौगिकों के क्वथनांक में अंतर कम होता है उनके लिए प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेहतर विधि है।